वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर डिज़ाइन की फर्स्ट यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आएंगे और इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जो इसमें कवर नहीं हो पाएंगे, वो इससे अगले पार्ट में होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है कि कंपाइलर कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपाइलर है क्या। तो कंपाइलर देखिए, कंपाइलर क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कोई इनपुट देते हैं, तो इनपुट हम कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में नहीं देते, हम उसको देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, इन जैसी लैंग्वेज से हम उसको इनपुट देते हैं और कंप्यूटर को समझ में आती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज, मतलब जीरो और वन की लैंग्वेज, या तो जीरो होगा या वन होगा। तो वहां पे कंपाइलर यूज में होता है। कंपाइलर वहां पे क्या काम करता है कि एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे जावा, सी, ईटीसी जो में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, तो अब आपकी बात समझ आई होगी। जैसे कि इस डायग्राम से देख लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा सोर्स कोड है, जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे सी में लिखते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे क्या है, सोर्स कोड हैं। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं इन लैंग्वेज की मदद से। उसको हम कंपाइल करके फिर एक लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, जिसको हम टारगेट या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, मशीन कोड बोलते हैं। तो वो कोड ही कंप्यूटर को समझ में आता है। तो ये क्या काम करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर सोर्स कोड में कोई एरर होता है तो कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदलता। ठीक है, जैसे कि आपने वीएस कोड में वहां पे कोई कोड लिखा होगा सी का कभी भी, ठीक है, तो जब भी आप लिखोगे तो वहां पे अगर कोई कोड में आपके एरर होगा तो वहां पे उसको मशीन कोड में नहीं बदलेगा, वो वहां पे एरर शो करेगा। ठीक है, पहले वो बोलेगा कि इस लाइन में जाके इसको ठीक करो। ठीक है, तो वहीं पे हमारा कंपाइलर इस तरीके से वर्क करता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है क्योंकि यह एक बार में पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है इसको भी हम अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बस अभी यहाँ पे ये देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद एक इस तरीके से आप एग्जाम में डायग्राम भी बना के आए। उसके बाद इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में भी अभी मैं शॉर्ट में लिखा है कि वन पास, या फिर इसको सिंगल पास कंपाइलर बोलते हैं, या मल्टी पास कंपाइलर। ठीक है, ज्यादातर सिंगल पास और मल्टी पास कंपाइलर इसको बोलते हैं, टू टाइप से। तो सिंगल पास कंपाइलर क्या होता है, यह कंपाइलर केवल एक बार ही कोड को रीड करता है और उसे ट्रांसलेट कर देता है, और मल्टी पास में यह कंपाइलर कोड को बहुत बार रीड करता है और ट्रांसलेट करता है उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही था। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंस में पूछ लेगा। ठीक है, ये जो था बेसिक आइडिया कि कंपाइलर डिजाइन में सबसे पहले हम कंपाइलर को पढ़ते हैं, तो कंपाइलर का हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि कंपाइलर क्या है, एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई बताओ कि कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा यहाँ पे मैंने लिखा है, इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा और एग्जाम में आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाइलर को देखते हैं। ये पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है, ये पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सोर्स कोड को एनालाइज करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसमें मेमोरी स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद एरर ढूंढता है। पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करेगा, उसके बाद यहाँ पे एरर ढूंढेगा। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे सी एंड सी प्लस प्लस में हम कंपाइलर को यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है असेंबलर। असेंबलर क्या है, यह प्रोग्राम को फेजेस में स्कैन करता है। ठीक है, इसमें सोर्स कोड को स्कैन करने में काफी कम समय लगता है, इससे कम समय लगता है। ठीक है, इसमें ज्यादा मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। असेंबलर फेज में गलतियों को ढूंढता है। ठीक है, GAS और GNU ETC इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंटरप्रेटर। यह एक एक लाइन करके प्रोग्राम को स्कैन करता है। ठीक है, मतलब लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा प्रोग्राम को। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें टाइम तो ज्यादा लगता है पर प्रोसेसिंग को जल्दी एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन जब प्रोग्राम चेक होगा उसमें टाइम तो ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रोसेस को जल्दी एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, इसमें भी ज्यादा मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि इसमें ज्यादा मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं पड़ रही थी हमारी असेंबलर में, इसमें भी नहीं पड़ती। यह लाइन बाय लाइन एरर को ढूंढता है। ये लाइन बाय लाइन जब चेक करेगा तो लाइन बाय लाइन ही एरर को ढूंढेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे रूबी और पाइथन ETC। ठीक है, तो हमारे ये तीनों के यहाँ पे डिफरेंस हो चुके हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो मेन चीज आती है इसमें, वो आती है फेजेस ऑफ कंपाइलर। ये है फेजेस ऑफ कंपाइलर, इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम होता है और अभी इसको देखेंगे हम आराम से कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, उसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और सिंटैक्स एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, और ये सभी एग्जांपल से देखेंगे। एक एग्जांपल लूंगा मैं स्टार्टिंग में ही, उससे ही सारे फेजेस क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले भी एक चीज और आती है, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम देख लीजिए आप एक बार, छोटा सा ही है। ठीक है, इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि यहाँ पे पूरा कंपाइलर डिजाइन में हो क्या क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस डायग्राम को, अब हम क्या लेते हैं, सबसे पहले कोड को, हाई लेवल सोर्स कोड को हम लो लेवल कोड में बदलने के लिए यहाँ पे इन सारी चीजों का यूज करते हैं। बीच में सबसे पहले क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर और लिंकर। जो प्री प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में को प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाई लेवल लैंग्वेज को प्योर लेवल हाई लेवल लैंग्वेज में कैसे बदलेगा, इसको देख लीजिए। दिस प्रोग्राम आर फीड इनटू ए सीरीज टू टूल एंड OS कंपोनेंट टू गेट द कंसीडर कोड दैट कैन बी यूज्ड बाय मशीन। दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये तो हुआ हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अब यहाँ पे जो प्री प्रोसेसर है ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, HLL का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज, कन्वर्ट इनटू प्योर HLL मतलब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में ये मेनली कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है उसको देख लेते हैं। प्री प्रोसेसर रिमूव द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। अब ये क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज क्या होते हैं, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक प्री, तो ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो एंड विल ऐड द रिस्पेक्टिव, ठीक है,
फाइल, इसको यहाँ पे रिमूव कर देगा और उसकी जगह यहाँ पे ऐड द रिस्पेक्टिव फाइल, और यहाँ पे ये चीज हमारी क्या कहलाती है, फाइल इंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर कन्वर्जन, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर कन्वर्जन है एग्जांपल a माइनस माइनस, तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, a इज इक्वल टू a माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है। ये तो हमारा असेंबलर, ये यहाँ पे बस दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ पे प्री प्रोसेसर टाइप को हटा देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, इसकी ये बात हुई। कंपाइलर को देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा कंपाइल होना शुरू होता है। कंपाइलर में क्या होगा, कंपाइलर में आपको सीधा साधा दो ही बात थी जो अभी हमने पीछे पढ़ी कि हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, ये लो लेवल लैंग्वेज हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कंपाइलर आल्सो गिव्स एरर एंड वार्निंग। ये हमको क्या देता है, अगर कोई भी प्रोग्राम में कहीं पे दिक्कत है तो या तो हमको वार्निंग देगा। ठीक है, अगर वहां पे हमने कोई गलती ही कर दी है तो वहां पे हमको एरर शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर को देखिए, इट्स इज ए लो लेवल लैंग्वेज, इट इज नॉट बाइनरी फॉर्म। ये क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है, इट इज नॉट बाइनरी फॉर्म। ठीक है, असेंबलर क्या करता है, असेंबलर इज, अब यहाँ पे इसमें देखिए असेंबलर में, असेंबलर क्या है, असेंबलर इज ए प्रोग्राम एंड इट्स कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। ठीक है, उसके बाद ए असेंबलर फॉर वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म विल नॉट वर्क, दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो वर्क नहीं होगा फॉर अनदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, तो असेंबली कोड सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में वो कोड को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लोडर और लिंकर को देख लेते हैं। तो कन्वर्ट्स रीलोकेबल कोड, ठीक है ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट मशीन कोड। ठीक है, कन्वर्ट करता है रीलोकेबल कोड को एब्सोल्यूट मशीन कोड में। उसके बाद ए लिंकर लिंक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट, लिंक करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूटेबल फाइल, एंड देन लोडर लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल, और फिर क्या करता है, लोडर लोड करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स इट, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। नोट इट विद टॉक ऑफ एनी कंपाइलर लाइक टर्बो सी, जीसीसी, ईटीसी, ऑल दीज phases are include to convert source program to machine code। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज में आते हैं। अब यहाँ पे हम मेन चीज पे आते हैं। ये तो थी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें से एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कभी कभी इसमें 5 नंबर तक का क्वेश्चन बन जाता है, और 5 नंबर के साइड में एक और क्वेश्चन वो कोई और अलग लगा देगा। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आपको बेसिक के तौर पर पता होनी थी। अब जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वो है फेजेस ऑफ कंपाइलर। ठीक है, तो उसको ही पढ़ते हैं सबसे पहले। ये रहा हमारा फेजेस ऑफ कंपाइलर, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है इस वन शॉट यूनिट का, सेकंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, उसके लिए तो अब देखते हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमने पिछले पढ़ी है। हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल कोड में बदल देता है। ठीक है, सिंपल इतना हो गया। अब ये जो फेजेस ऑफ कंपाइलर है, ये क्या काम कर रहा है भाई, इसको हमने क्यों यूज किया, तो जो कंपाइलर है वो कई सारे फेजेस में बटा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन, तो इतने सारे में जब ये बटा हुआ है। ठीक है, तो क्यों बटा हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार, कि कोड को वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलने में मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। ठीक है, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू फेजेस, जिनको हमने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ईच फेज टेक ए सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है एज इनपुट, तो जो भी हमारा एक फेजेस होगा वो सोर्स प्रोग्राम को एज अ इनपुट लेगा। ये सबसे पहले इनपुट ले रहा है यहाँ पे फ्रॉम एंड प्रोड्यूस इट्स आउटपुट, और एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे इसने एक स्ट्रिंग और कैरेक्टर यहाँ पे इनपुट लिया सोर्स कोड में से। ठीक है, और उसको आउटपुट में प्रोड्यूस क्या किया, टोकन्स प्रोड्यूस किया लेक्सिकल एनालाइजर में। इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, स्लाइड को समझाने के लिए। ठीक है, ईच फेज टेक्स इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस फेज। अब जैसे ही हम सेकंड फेज पे आए तो ये प्रीवियस फेज वाले इनपुट को लेगा। ठीक है, एज अ इनपुट, जो प्रीवियस में आउटपुट आया था उसको एज अ इनपुट लेगा हमारा सिंटैक्स एनालाइजर। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस डायग्राम का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एग्जाम में एज इट इज यहाँ पे आपको बना के आना है। अब इसको एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम लेक्सिकल एनालाइजर। अब लेक्सिकल एनालाइजर है क्या, तो सिंपल है क्या, तो लेक्सिकल एनालाइजर को हम टोकनाइजेशन भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इसका क्या टास्क परफॉर्म करता है उसको देखते हैं। ब्रेक द सोर्स कोड इनटू इंडिविजुअल टोकन्स। क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको इंडिविजुअल टोकन्स में कन्वर्ट करता है, सच एज स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में, सच एज कीवर्ड आइडेंटिफायर ऑपरेटर ईटीसी। अब इसको देखेंगे, जैसे कि हमने सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। ठीक है, इसको स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं हम यहाँ पे इसको। ठीक है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है टोकन्स में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहला एक प्रोग्राम लिया छोटा सा 2 लाइन का, उसके बाद हमने लिखा लेक्सिकल एनालाइजर स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो स्ट्रीम ऑफ टोकन को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है टोकन्स में। तो सबसे पहला एक्स लिया, एक्स क्या है यहाँ पे आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर 1। ठीक है, ये है आइडेंटिफायर का नेम, और यहाँ पे ये वैल्यू इसकी 1, सबसे पहला आइडेंटिफायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, आपने ऑपरेटर पढ़े होंगे, तो ये क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद वाई है क्या, यहाँ पे आइडेंटिफायर कौन सा, दूसरा। ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑपरेटर, ये है एडिशन ऑपरेटर। उसके बाद जेड आया, जेड को लिखा आइडेंटिफायर है ID 3। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ऑपरेटर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। उसके बाद 60 क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है हमारा, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, 60 है तो 60 है। ठीक है, तो अब हमने ये क्या काम किया, यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर को यहाँ पे टोकन्स में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आएगा, ID 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू है x, उसके बाद इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, y क्या है ID, 2, यहाँ पे y, उसके बाद प्लस यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर, उसके बाद आइडेंटिफायर ID, 3, यहाँ पे z, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 60 इंटीजर कांस्टेंट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने टोकन्स में कन्वर्ट कर लिया। ये इतना सा बस काम था इसमें। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सिंटैक्स एनालिसिस। तो यहाँ पे 2 ही चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने प्रोग्राम लिया, प्रोग्राम को इनपुट में कन्वर्ट किया। सबसे पहले इनपुट में हमने लिया था स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, जिसको हमने कन्वर्ट किया इनटू टोकन। ठीक है, टोकन हमारे क्या होते हैं, टोकन में आइडेंटिफायर, सेपरेटर, कीवर्ड्स, ऑपरेटर, कांस्टेंट, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे सारे जो भी हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं टोकन्स में। जहां पे भी है सबको यहाँ पे इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करके लिखना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है टोकन्स में। ठीक है, इतना सा था बस इसमें। उसके बाद हम सिंटैक्स एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका क्या टास्क होता है, कंस्ट्रक्ट ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। क्या करता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करता है। सिंटैक्स ट्री टू रिप्रेजेंट द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स कोड। ठीक है, इसको भी देखेंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, जो पिछला वाला हमारा आउटपुट था टोकन्स का, जो फर्स्ट फेज का आउटपुट था, उसको हमने एज ए इनपुट ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हम
अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक ग्रामर लेनी पड़ेगी हमको, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में करना है रिप्रेजेंट। तो हमने ग्रामर क्या होती है, ग्रामर होती है सेट ऑफ रूल, ठीक है, ये क्या होती है, एक सेट ऑफ रूल होती है। तो हमने एक छोटी सी ग्रामर ली इसके लिए यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे हमने क्या किया, टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे चेक किया ऑल द लीफ नोड, सारी लीफ नोड यहाँ पे हम चेक करेंगे इसकी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी एक छोटी सी ग्रामर थी, अब इस ग्रामर से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमको एस, ठीक है, स्टार्ट हुआ यहाँ पे आईडी, ठीक है, आईडी में क्या था हमारा ID1, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे दी हुई थी। एक सेकंड, इसको हमको स्टार्टिंग से लेके चलना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। स्टार्ट किया एस, यहाँ पे ID1, यहाँ पे हमारा आ गया x इजिकल्स टू ई को लेके गए हम ID तक, ID यहाँ पे ID,2, तो यहाँ तक भी ठीक है। y आ गया हमारा, इसकी वैल्यू है y, ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसकी वैल्यू है यहाँ पे y। उसके बाद हमने प्लस, हाँ ठीक है, प्लस लगाया। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़े t को लेके गए हम ID तक, ID3 में वैल्यू क्या है हमारी z, ठीक है। तो ये वाली एक्सप्रेशन अभी पूरी हो रही है। उसके बाद मल्टीप्लाई f, ठीक है, f को लेके गए यहाँ तक 60, ठीक है, तो इंटीजर 60, यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट है यहाँ पे 60। तो ये वाली यहाँ पे हमने इसका पास्ट ट्री जनरेट किया यहाँ पे, ठीक है, किसकी मदद से, लेक्सिकल एनालिसिस की मदद से। और यहाँ पे हमने ग्रामर भी यूज की थी इसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने ग्रामर ली थी इसको कंप्लीटली ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने पास्ट ट्री का जनरेट कर लिया, ठीक है। अगर आपको ग्रामर से यहाँ पे कैसे हम पास्ट ट्री में इसको कन्वर्ट करते हैं ये करना नहीं आता, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप चिंता मत लें, फिलहाल मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सिमेंटिक एनालिसिस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका ही नेक्स्ट वर्जन आता है इसके बाद। और यहाँ पे एक बात आप ध्यान रख लें कि जो हमारी ये फेजेस ऑफ कंपाइलर की जितनी भी स्टेजेस हैं सारी पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती हैं, मतलब साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ये नहीं कि पहले ये वाली एग्जीक्यूट होगी फिर ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ये साथ पैरेलली और बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एनालाइज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। सबसे पहले एनालाइज करते हैं किसके, मीनिंग ऑफ प्रोग्राम को। एंश्योर दैट द लैंग्वेज, रूल एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो इसमें तीन चीज आप मेनली यूज करेंगे। सबसे पहले टाइप चेकिंग को देखेंगे, टाइप चेकिंग चेक करेंगे। उसके बाद अनडिक्लेयर वेरिएबल और मल्टीपल डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, इन तीनों चीजों को चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही हमने पास की एज इनपुट लिया यहाँ पे, और यहाँ पे बस एक चेंज होगा, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू थी 60 की, ठीक है, वहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देंगे। सॉरी यहाँ पे इंट लिखा है, इसको काट देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज होगी, इसको हम कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे यूज होती है, अगर हमारे पास इंट a इक्वल टू 60 है, मतलब इंटीजर वैल्यू है वेरिएबल a में 60, ठीक है, तो हम इसको फ्लोट में बनाने के लिए क्या करेंगे, फ्लोट वेरिएबल लेंगे b, और b में क्या करेंगे, b इक्वल टू फ्लोट b, ठीक है, फ्लोट a, सॉरी इसको a कर लेना, मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ जिससे कि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। इसको कर लेंगे यहाँ पे हम a, ठीक है, और यहाँ पे इंट इसको काट दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, अब इसको यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग से फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जो हमारी जो शुरू में हमने ली थी ये एग्जांपल, तो ये यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि एक्स वाई जेड हमने फ्लोट में लिए थे, फ्लोट डेटा टाइप में लिए थे, और फ्लोट डेटा टाइप में हमने इंटीजर नहीं लिया था। ये क्या था, ये कांस्टेंट नहीं लिया था, कांस्टेंट क्या था, इंटीजर था। अब इन पूरी एक्सप्रेशन को यहाँ पे सोल्व करने के लिए हमको इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो होगी, वरना इसका डेटा टाइप अलग है, इसका डेटा टाइप अलग है। ये यहाँ पे वार्निंग एरर शो कर देगा कि भाई ऐसे तुम डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको इंटीजर में करने के लिए यहाँ पे हमने ए को, इसको 60 को फ्लोट में कन्वर्ट किया 16.0, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे टेबल भी बनाई, टेबल में हमने लिखा वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड, और सबके डेटा टाइप को हमने क्या लिया था, हमने फ्लोट लिया था। वही यहाँ पे लिखा है जो हमने इसमें भी बताया कि तीनों को हमने क्या लिया था, यहाँ पे फ्लोट लिया था, फ्लोट एक्स वाई जेड, तो ठीक है, वही ये टेबल है, ठीक है। अगर हम सपोज कीजिए यहाँ पे इसको हटा दें कि फ्लोट भी ना लें, इसको भी ना लें, इसको भी ना लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिक्लेयर वेरिएबल हो जाएंगे। अगर हम इसको ना लें तो हमको पता ही नहीं चलता कि एक्स वाई जेड भाई क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है। तो यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन होगी हमारी कि अनडिक्लेयर वेरिएबल भी नहीं होने चाहिए, वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कि वो कैसे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम की। उसके बाद हम तीसरा वाला देखते हैं मल्टीपल डिक्लेरेशन, ठीक है। मल्टीपल डिक्लेरेशन में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंट एक्स इज इक्वल टू 60 और फ्लोट में भी हमने सेम डेटा वेरिएबल ले लिया, ठीक है, डेटा टाइप चेंज कर दिया लेकिन वेरिएबल सेम ले लिया एक्स, और इसमें फ्लोट वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। अब यहाँ पे जो ये चीज है ये यहाँ पे अलाउड नहीं होती इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे इसने जो लास्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया उसको हम बोलेंगे सिमेंटिकली वेरीफाइड पास ट्री, ठीक है। तो ये सिमेंटिकली वेरीफाइड पास ट्री में इसने कन्वर्ट किया हमारे पास ट्री को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसमें क्या होता है, क्रिएट एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड को ही क्रिएट करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द कोड इनटू सिंपल एंड मशीन इंडिपेंडेंट फॉर्मेट, ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट फॉर्मेट। उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या देखना होगा कि यहाँ पे इसको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंट करने में मोस्ट पॉपुलर जो है वो है 3 एड्रेस कोड, और 3 एड्रेस कोड में क्या होता है, यूज ओनली वेरिएबल, तीन ही वेरिएबल मैक्स में यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल लिया T1, एग्जांपल वही वाला पिछला वाला चल रहा है कि T1 हमने लिया, तो T1 में हमने जो वैल्यू रखी z मल्टीप्लाई बाय 60.0, ठीक है, 60.0। उसके बाद हमने T2 वेरिएबल लिया इज इक्वल्स टू y, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई देता हूँ मैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इतना लिया कि z मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, उसको स्टोर कराया T1 में, ठीक है। उसके बाद T2 वेरिएबल लिया और y और T1 ले लिया, T1 की वैल्यू थी हमारे पास z मल्टीप्लाई बाय 60, तो इस T1 को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब जो हमारी T2 की वैल्यू है वो हमने स्टोर करा दी x में, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो T2 की वैल्यू तो ये हुई, और T2 की वैल्यू हमने x में स्टोर करा दी, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये हमने किया 3 एड्रेस कोड, तो 3 एड्रेस कोड भी इसमें एक अलग से टॉपिक है, ठीक है, उसको भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो 3 एड्रेस कोड भी कभी-कभी जनरेट करने के लिए बोलता है अच्छे प्रोग्राम का, तो एग्जांपल था इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का, तो उसको भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाइलर डिजाइन का। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये यही है कि इंटरमीडिएट कोड को और बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम लेते हैं इसको कि इंप्रूव द इंटरमीडिएट कोड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, इंप्रूव कर देते हैं इंटरमीडिएट कोड को। कैसे इंप्रूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा होगा कि लाइन हमारे यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसको हम सिंपल क्या कर देंगे, नंबर ऑफ लाइन को रिड्यूस कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे इनहैंस हो जाएगी, कोड की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा।
टाइम यहाँ पे और जल्दी फास्ट ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये हमारी कंपलसरी नहीं होती कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको यहाँ पे x इज टू वाई प्लस टी को इसी लाइन में यहाँ पे लिख देते और फिर ये थर्ड वाली लाइन यूज ना करते तो वही यहाँ पे बिल्कुल सेम यहीं पे आ जाता है, ठीक है। Okay. उसके बाद टारगेट कोड जनरेशन, ये सबसे लास्ट वाला था इसमें, टारगेट कोड जनरेशन। ट्रांसलेट द ऑप्टिमाइज्ड कोड, ट्रांसलेट करता है ऑप्टिमाइज्ड कोड को इनटू मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज में। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में कैसे करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल के लिए हमने z की वैल्यू स्टोर कराई r0 में और y की r1 में, तो 2 रजिस्टर लिए हमने। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, सबसे पहले मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, सबसे पहले z और 60.0 तो इसको ले लिया हमने r और 60.0 इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद एडिशन हो रही है, एडिशन किसकी हो रही है, r1 हमने लिया था ये पूरा r1, ठीक है। r1 हमने क्या लिया था यहाँ पे, r1 लिया था y क्या है हमारे पास यहाँ पे y और r0 हमने ले लिया, r0 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो इसको अब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यही वाली हो जाएगी कि y प्लस ऐड कर रहे हैं हम z प्लस 60, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, स्टोर किया x में, इन सभी को स्टोर किया x में, किसके द्वारा, r1 के, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि इन सबकी वैल्यू जो यूज करके आ जाएगी r1 में आ जाएगी और r1 को हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी असेंबली लैंग्वेज जनरेट की। असेंबली लैंग्वेज काफी हार्ड होती है, ठीक है, सॉरी, तो असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो थोड़ी ईजी होती है, ठीक है, इसके मुकाबले, ठीक है। इजी वो भी नहीं होती लेकिन इसके मुकाबले वो इजी होती है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज काफी हार्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे फेजेस ऑफ कंपाइलर देखे, ठीक है। और जो हमारा अब ये सिंबल टेबल है, इसको देख लेते हैं कि सिंबल टेबल क्या है। तो यहाँ पे तो ये क्या करती है, डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय द कंपाइलर टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आइडेंटिफायर, ठीक है। अब हम देखते हैं एरर हैंडलर। एरर हैंडलर मतलब क्या कि द टास्क ऑफ एरर हैंडल प्रोसेस आर टू डिटेक्ट ईच एरर, ठीक है, रिपोर्ट टू द यूजर एंड मेक सम रिकवर स्ट्रेटजी एंड इंप्लीमेंट देम टू हैंडल एरर, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो सिंपल दोनों यहाँ पे हमने ये भी कवर कर लिए। अब यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि इसको अच्छे से पढ़ के जाना, और इसमें जो हमने सबसे पहला पढ़ा था ना लेक्सिकल एनालिसिस, इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो लाऊंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, वो लेक्सिकल एनालिसिस को अच्छे से पूछता है। तो इसको 10 नंबर में किस तरीके से लिखेंगे उसके लिए भी सेपरेट मैं अगला जब पार्ट लाऊंगा, ठीक है, उसमें ही थोड़ा सा बता दूंगा इसको भी और अच्छे से कैसे लिखना है इसको 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, ठीक है। अब जो बचे हुए टॉपिक है हमारे फर्स्ट यूनिट के, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे बूट स्ट्रैपिंग हो गया हमारा, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन YCC, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और भी जितने टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे इससे अगले वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, इसका पार्ट 2 लाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।